हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। दोस्तों, ये हमारे नए कोर्स का फर्स्ट वीडियो है और आज हमारे इस करंट अफेयर्स के कोर्स में हम जून 2020 के एनवायरनमेंट के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला टॉपिक है मैंग्रोव फॉरेस्ट। फ्रेंड्स, मैंग्रोव फॉरेस्ट यूपीएससी में हर साल इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि किसी ना किसी वजह से ये न्यूज में रहते ही, भले ही वो साइक्लोन क्यों ना हो। तो दोस्तों, मैंग्रोव फॉरेस्ट में अगर हम इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 की बात करें तो उसमें क्या हाईलाइट किया गया है कि 2007 के कंपैरिजन में मैंग्रोव कवर के एरिया में 54 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीज हुआ है। पूरे भारत में 4975 स्क्वायर किलोमीटर का मैंग्रोव कवर है, जो कि भारत के ज्योग्राफिकल एरिया का 0.15% है। अगर हम स्टेट वाइज देखें तो टॉप पे कौन सा स्टेट है? वेस्ट बंगाल, उसके बाद गुजरात, देन अंडमान एंड निकोबार। दोस्तों, वर्ल्ड के 40% मैंग्रोव कवर साउथ ईस्ट एशिया एंड साउथ एशिया में है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में साउथ एशिया के मैंग्रोव कवर का 3% हिस्सा मिलता है। दोस्तों, मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ कहाँ मिलेंगे? आंध्रा, गोवा, गुजरात, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार, दमन दीव एंड पुडुचेरी। दोस्तों, अगर आपको ये चीज पता नहीं है कि मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इसको भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। अब दोस्तों, अगला जो टॉपिक है जो कि न्यूज में था वो है अमेरी आइस शेल्फ। दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। फ्रेंड्स, ये क्यों न्यूज में था? क्योंकि जो एनसीपीओआर है, मींस नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, इसने क्या प्रिडिक्ट किया कि बाय 2021 ये जो अमेरी आइस शेल्फ है इसकी बाउंड्री में एक्सपेंशन होने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल जो मन में आएगा कि ये आइस शेल्फ क्या होती है? दोस्तों, ये बेसिकली परमानेंट फ्लोटिंग शीट्स ऑफ आइस, मींस ये फ्लोटिंग शीट्स होंगी जो कि पानी के ऊपर तैरती रहती हैं और ये एक लैंड मास को कनेक्ट करती हैं। अब दोस्तों, अमेरी आइस शेल्फ क्या होती है? ये बेसिकली अंटार्कटिका की थर्ड लार्जेस्ट आइस शेल्फ है। पहली दूसरी कौन है ये हम आगे देखने वाले हैं। और दोस्तों, इट्स अ पार्ट ऑफ मैक रॉबर्टसन लैंड। इट्स अ पोर्शन ऑफ अंटार्कटिका। दोस्तों, अंटार्कटिका आप जानते हैं कि पूरा वहाँ आइस से कवर रहता है, वहाँ काफी सारी आइस शेल्फ होंगी। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। सबसे बड़ी जो आइस शेल्फ है वो है रोस, जिसका एरिया है 472,960 स्क्वायर किलोमीटर। देन सेकंड पे आती है रोने फिल्चर, इसका एरिया है 422,420 स्क्वायर किलोमीटर। देन थर्ड वन इज अमेरी, जिसका एरिया इनके कंपैरिजन में काफी कम है, बट फिर भी ये थर्ड लार्जेस्ट है 62620 स्क्वायर किलोमीटर। तो दोस्तों, फर्स्ट रोस, देन रोने एंड देन अमेरी। दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट होगा इस बार के प्रीलिम्स के लिए। फ्रेंड्स, थर्ड न्यूज आइटम वो था आई फ्लोज। फ्रेंड्स, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में कि आई फ्लोज क्या है। तो दोस्तों, ये मुंबई के लिए इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम है। अब दोस्तों, आप जानते हैं मुंबई में अर्बन फ्लडिंग का काफी रहता है, हर साल ही वहां पे बाढ़ आती है। दोस्तों, अर्बन फ्लडिंग आपको पता होना चाहिए क्या होती है और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री है वो कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। ये आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों, ये एक इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने डेवलप किया है और साथ में किसका कोऑर्डिनेशन है? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई। दोस्तों, इसकी सबसे खास बात यह है कि आपको एडवांस में 3 दिन पहले पता चल जाएगा कि कब फ्लड आने वाला है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले सिस्टम चेन्नई में लगाया गया था। मुंबई सेकंड सिटी है जहां पे ये सिस्टम लगाया जा रहा है। दोस्तों, अगला जो टॉपिक है वो है कोरल ट्रायंगल डे। दोस्तों, कोरल्स प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स कोरल मैंग्रोव्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों, हर साल 9 जून को कोरल ट्रायंगल डे मनाया जाता है। सबसे पहले ये 2012 में मनाया गया था। दोस्तों, ये मरीन डाइवर्सिटी का वर्ल्ड का एपिसेंटर है ना दोस्तों। और जो हमारे 3 मेगा इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस हैं उनमें से एक है। पहला कॉन्गो बेसिन, देन अमेजन रेन फॉरेस्ट, देन कोरल ट्रायंगल। दोस्तों, ये बेसिकली एशिया एंड पैसिफिक की 6 कंट्रीज हैं, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, पपुआ, सोलोमन आइलैंड एंड तिमोर, इन सब में ये फैला हुआ है। दोस्तों, वर्ल्ड के टोटल ओशियन एरिया का 1.5%
कोरल ट्रायंगल में आता है, लेकिन अगर हम कोरल रीफ की बात करें तो 30% कोरल रीफ यहाँ पे देखने को मिलेगी। मींस हाईएस्ट कोरल डाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड। 76% ऑफ वर्ल्ड्स कोरल स्पीसीज यहाँ पे देखने को मिलती है, एंड इट इज ऑल्सो हैविंग हाईएस्ट डाइवर्सिटी ऑफ कोरल रीफ फिशेज इन द वर्ल्ड। तो दोस्तों ईच एंड एवरी लाइन ऑफ दिस पीपीटी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। तो दोस्तों आपको ये सब चीजें अच्छे से पता होनी चाहिए। दोस्तों डायग्राम से समझते हैं। आप देखिए, दिस इज द कोरल ट्रायंगल, और आप देखिए फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, तिमोर, पपुआ, सोलोमन, ये सभी यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। दोस्तों नेक्स्ट वन इज एक हाल ही में जून में एक रिपोर्ट आई थी जिसका टाइटल था असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर द इंडियन रीजन। दोस्तों इस पे क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्यों ये इंपॉर्टेंट है? दोस्तों इसको रिलीज किया था मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने, आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों भारत के डिफरेंट पार्ट्स में क्लाइमेट चेंज के को लेके ये पहली बार डॉक्यूमेंट किया गया है और पहली बार उसको असेस किया गया है, इसलिए ये रिपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब दोस्तों इसमें देखिए क्या हाईलाइट किया गया है, जो डिफरेंट क्लाइमेटिक डायमेंशंस हैं, जैसे कि टेम्परेचर, रेनफॉल, ड्रॉट्स, फ्लड्स, सी लेवल राइज, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, इनका क्या ऑब्जर्वेशन है और क्या उनका प्रोजेक्शन है। मींस पिछले 10 सालों में टेम्परेचर कितना बढ़ा है एंड आने वाले 10 सालों में कितना बढ़ेगा। तो इस तरह से इसमें ऑब्जर्वेशन एंड प्रोजेक्शंस दिए गए हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट आइटम है दोस्तों, ये जो हमारा आर्कटिक सी है, इसकी आइस में पिछले 41 सालों में सबसे ज्यादा डिक्लाइन हुआ है। कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। और ये किसने बताया है? NCPOR ने। इसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे। दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि 1979 से लेकर 2018 के बीच में जो डिक्लाइनिंग की रेट थी वो क्या थी? -4.7% पर डिकेड। दोस्तों ये पर ईयर नहीं है, इट इज पर डिकेड। जबकि जुलाई 2019 में कितनी हो गई? -13%। तो दोस्तों देखिए काफी ज्यादा इसमें चेंजेस आए हैं। अब दोस्तों इसका रीजन क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। अब दोस्तों ये सी आइस क्या होती है? इट्स बेसिकली फ्रोजन सी वाटर दैट फ्लोट्स ऑन द ओशियन सरफेस। अब दोस्तों अगर यही ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो ऐसा बताया जा रहा है कि बाय 2050 आर्कटिक में बर्फ जो आइस है वो बचेगी ही नहीं। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि ये NCPOR क्या होता है। दोस्तों इसको 1998 में स्टेब्लिश किया गया था। ये बेसिकली एक ऑटोनोमस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है। कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज में। एंड इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? टू कैरी आउट रिसर्च एक्टिविटीज। कहां पे? पोलर एंड साउथर्न ओशियन क्षेत्रों में। तो दोस्तों इसका मेन काम है रिसर्च करना, और साथ ही साथ जो हमारे इंडियन स्टेशन हैं अंटार्कटिका में, जैसे कि मैत्री एंड भारती, एंड आर्कटिक में जैसे कि हिमाद्री, वहां पे मेंटेनेंस की जिम्मेदारी भी इसी ऑर्गेनाइजेशन के पास में है। अब दोस्तों ये जो आर्कटिक ओशियन है ये हमारी अर्थ की नॉर्थर्न मोस्ट बॉडी है वाटर की, और ये वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट ओशियन है। और कौन कौन सी कंट्रीज को सराउंड करती है? वो है ग्रीनलैंड, कनाडा, नॉर्वे, अलास्का, रशिया। और दोस्तों मेजोरिटी ऑफ द ईयर ये कंप्लीटली आइस से कवर्ड रहता है। और दोस्तों आप इस डायग्राम में अच्छे से समझ सकते हैं, ये अपना पूरा आर्कटिक ओशियन है। ये देखिए पूरा ये रशिया है, दिस इज ग्रीनलैंड, दिस इज कनाडा, दिस इज अलास्का, दिस इज नॉर्वे। ये सब से इसको कवर कर रहा है। दोस्तों अगला जो आइटम था वो था ऑयल स्पिलेज इन रशिया। दोस्तों ये देखिए ये पानी का रंग पूरा रेड हो रखा है। बेसिक क्यों दोस्तों? क्योंकि रशिया में एक पावर प्लांट था, उससे ऑयल का लीकेज हुआ और वो यहाँ पे पहुंच गया पानी में, इसलिए देखिए पूरा कलर इसका चेंज हो चुका है। तो दोस्तों ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि दोस्तों 20,000 टन ऑयल लीक हुआ रशिया के एक पावर प्लांट से। ये पूरा जो ऑयल था ये आर्कटिक रीजन में पहुंचा। इसका रीजन क्या बताया गया? परमाफ्रॉस्ट थाइंग। दोस्तों थाइंग का मतलब क्या होता है? बर्फ का पिघलना, उसको थाइंग बोला जाता है। दोस्तों परमाफ्रॉस्ट क्या होता है हम आगे देखेंगे, पहले ये समझते हैं दोस्तों कि मॉडर्न रशिया की हिस्ट्री में इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ये सेकंड लार्जेस्ट लीकेज था। और ये पावर प्लांट कहां पे था? दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये नोरिलिस्क सिटी है, जिसको कि रशिया की निकल कैपिटल भी बोला जाता है, यहाँ पे ये प्लांट था। और दोस्तों ये जो प्लांट था ये कंप्लीटली परमाफ्रॉस्ट के ऊपर बनाया गया था। और दोस्तों क्लाइमेट चेंज की वजह से, क्योंकि यहाँ पे थाइंग हुई, जो परमाफ्रॉस्ट की आइस थी वो पिघलने लगी, तो उसके जो कॉलम्स थे वो सिंक हुए और पावर प्लांट का जो फ्यूल टैंक था वो कोलैप्स हो गया, और सारा का सारा जो ऑयल था वो वहां की जो लोकल जो वहां की रिवर थी अंबारन्या, वहां पे चला गया और वो कनेक्ट करती थी आर्कटिक ओशियन को। तो इसलिए दोस्तों ये पूरा न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए।
अब दोस्तों ये परमाफ्रोस्ट क्या होता है? दोस्तों ये ग्राउंड होता है, जमीन ही होगी, बट इसकी खास बात क्या होती है? इट इज कंप्लीटली फ्रोजन एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड और बिलो। मीन्स एक ऐसा ग्राउंड जो कि 0 डिग्री या उससे कम पे कंप्लीटली फ्रोजन है फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स, कम से कम 2 सालों तक वो पूरी तरह से जमा हुआ है। और दोस्तों इसमें रॉक, सॉइल, सेडिमेंट्स आपको मिलेंगे, साथ ही साथ आपको ऑर्गेनिक कार्बन भी यहाँ को देखने को मिलती है। और दोस्तों ऐसा बताते हैं कि अगर 1 डिग्री राइज होगा टेम्परेचर में तो उससे 39 लाख स्क्वायर किलोमीटर का परमाफ्रोस्ट जो है वो डिग्रेड हो सकता है। तो दोस्तों देखिए ग्लोबल वार्मिंग कितनी हानिकारक है हमारे लिए। दोस्तों हमारी लैंड सरफेस का लेस देन 22% एरिया वो परमाफ्रोस्ट में है। और मोस्टली कहाँ मिलेगा आपको ये? पोलर रीजन्स में या फिर रीजन्स विद हाई माउंटेन्स में। दोस्तों इसके अलावा देखिए आप अलास्का, रशिया, कनाडा, अंटार्कटिका, यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। अब दोस्तों आप इस इमेज से समझ सकते हैं कि दिस इज परमाफ्रोस्ट कंप्लीटली फ्रोजन। दोस्तों देखिए ऊपर जमीन है, उसके नीचे पूरा का पूरा जो फाउंडेशन है वो परमाफ्रोस्ट का है। आप देखिए यहाँ पे और अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। और दोस्तों ये थाइन क्या होती है? आप देखिए यहाँ पे ये जो मड टाइप जो है ये बह रहा है, यही परमाफ्रोस्ट थाइन है। यहाँ पे आप देखिए पूरा सा जो सेक्शन है ये अलग होके गिर पड़ा है। तो दोस्तों यही हाल हुआ वहां पे पावर प्लांट में। दोस्तों अगला जो आइटम है वो दोस्तों एक रिपोर्ट आई थी, जेंडर, क्लाइमेट एंड सिक्योरिटी। दोस्तों किसने पब्लिश की है? यूएनईपी, यूएन वुमेन, यूएनडीपी एंड यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल एंड पीस बिल्डिंग अफेयर्स, यूएनडीपीपी है। दोस्तों ये नया है, अभी ये 2019 में इसको स्टेब्लिश किया गया, इसलिए ये न्यूज में है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको हर चीज पता होनी चाहिए। दोस्तों अगला जो टॉपिक है वो दोस्तों देखिए ये गोट है, इसका क्या नाम है? चंगथांगी गोट। ये कहाँ मिलती है? ये लद्दाख में मिलेगी, क्योंकि वहां पे कोल्ड एरिड रीजन होता है। इसको पश्मीना गोट या चांगरा गोट के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों ये जो हमारी पश्मीना शॉल बनती है वो इसी गोट के फर से बनती है। और दोस्तों इससे रिलेटेड जो कम्युनिटी है वो कौन सी है? चंगपा कम्युनिटी। ये एक नोमेडिक हर्डिंग कम्युनिटी है। वो कहाँ मिलेगी? ये मिलेगी लद्दाख में। तो दोस्तों ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। एंड फ्रेंड्स आपको कोई भी आपका इश्यू हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी आपका कंफ्यूजन हो ना, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट मुझसे पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर कर दूंगा। दोस्तों अगला जो हमारा सेक्शन जो टॉपिक है वो क्या है? वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड। दोस्तों नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये कुछ ग्लोबल ग्रिड की बात हो रही है। फ्रेंड्स ये इनिशिएटिव किसका है? हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर का है। उन्होंने 2018 में जब इंटरनेशनल सोलर अलायंस की फर्स्ट जनरल असेंबली हुई थी वहां पे इस इनिशिएटिव को रखा था। दोस्तों इसके जरिए भारत क्या चाहता है कि एक ऐसा ग्लोबल इकोसिस्टम बने जहां पे रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज इंटरकनेक्टेड हों, उनको शेयर किया जा सके म्यूचुअल बेनिफिट के लिए और ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी के लिए। और दोस्तों इसका विजन क्या है? द सन नेवर सेट्स। मींस दोस्तों अलग अलग हिस्से में जो हमारी ग्रिड्स होंगी उनको इंटरकनेक्ट किया जाएगा ताकि उसके थ्रू सोलर एनर्जी को ट्रांसमिट किया जा सके। मींस ग्लोबल ग्रिड का कंसेप्ट यहाँ पे बताया गया है। इसके लिए कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। एंड दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें जो टेक्निकल असिस्टेंस है वो वर्ल्ड बैंक से लिया गया है। अब दोस्तों इसमें क्या है? ये इंडिया को सेंटर में रख के 2 इंटरकनेक्टेड ग्रिड को सोचा गया है। फर्स्ट ग्रिड कौन सी है? फार ईस्ट। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज है? म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया। एंड फार वेस्ट में क्या है? इसमें मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीकन रीजन को कवर किया गया है। दोस्तों एक इंटरकनेक्टेड ग्रिड होगी जिसके माध्यम से ये सारे जो कंट्रीज है ये कनेक्ट किए जाएंगी और इनकी जो सोलर पावर होगी, सोलर एनर्जी होगी, उसको ट्रांसमिट किया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको अलग से कुछ खर्चा नहीं करना है, जो एग्जिस्टिंग ग्रिड है उसी के थ्रू इस सप्लाई को किया जाएगा। किसी भी तरह का पैरेलल ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए और जो फाइनेंस होगा उसका कोई बर्डन नहीं आएगा, केवल इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट आपको करना होगा। तो दोस्तों काफी अच्छा कंसेप्ट है और इससे सोलर पावर आराम से सभी लोगों को अवेलेबल होगी। अब दोस्तों यहाँ पे हमको समझना होगा कि ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है। दोस्तों ये एक ट्रीटी बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और एक इसमें कौन कौन से देश शामिल किए गए हैं? ऐसे कंट्रीज जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में या तो कंप्लीटली है या फिर पार्शली उनकी लोकेशन इन दोनों लाइंस के बीच में है। और दोस्तों ये सब सोलर रिसोर्स रिस्क कंट्रीज है, मींस यहाँ पे आपको आराम से सोलर एनर्जी मिल सकती है।
दोस्तों ये 2015 में अनाउंस किया था किसने? इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने एंड प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस ने। और कहां पे? COP21 पेरिस में जो हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। और दोस्तों यहाँ पे सबसे जो खास बात यह है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर इंडिया में है। कहां पे? गुड़गांव में। दोस्तों ये पहली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में है। दोस्तों एट प्रेजेंट इसमें 67 मेंबर कंट्रीज हैं जिसने इस एग्रीमेंट को साइन किया है, रेटिफाई किया है। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है और आई थिंक ऑलरेडी प्रीलिम्स में इस पर क्वेश्चन आ चुका है। दोस्तों अगला जो आइटम है जो कि जून में काफी सुर्खियों में था, वो था देहिंग पथकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दोस्तों देखिए ये फोटोग्राफ से आप समझ जाएंगे, इसको साथ में जयपुर रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। ये देहिंग पथकाई एलिफेंट रिजर्व का पार्ट है। कहां पे देखने को मिलेगा आपको? असम में, मेनली डिब्रूगढ़ एंड तिनसुकिया में। दोस्तों ये बेसिकली एलिफेंट रिजर्व है। यहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आप कोल्ड को एस्केवेट मत करिए क्योंकि एलिफेंट को इससे नुकसान होने वाला है। दोस्तों ये डेसिडुअस रेन फॉरेस्ट है असम में। फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि डेसिडुअस रेन फॉरेस्ट क्या होते हैं। दोस्तों मैंने कोशिश की है कि मैं आपको इमेजेस के माध्यम से समझाऊं क्योंकि इमेजेस हमारे माइंड में काफी लंबे समय तक रहती है और इससे क्या रिवीजन करना भी और आपको क्या एंड टाइम पे चीजें याद भी जल्दी से होंगी, रिकलेक्ट करने में काफी आपको आसानी होगी इमेजेस के थ्रू। अब दोस्तों हम बात करेंगे EPR मतलब एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोस्तों ये क्या होता है? फिर ये जो गुड्स के मैन्युफैक्चरर एंड प्रोड्यूसर्स होते हैं, है ना, इनकी जिम्मेदारी होती है कि वो गुड्स के जो वेस्ट होंगे उसके डिस्पोजल को रिकवर करें, रीयूज करें, रिसाइकिल करें, उनका इको फ्रेंडली डिस्पोजल करें। इसको बोलते हैं EPR। दोस्तों ये कंसेप्ट सबसे पहले आया था प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 में और अभी इसमें एक ड्राफ्ट इसमें इशू किया गया है। उस ड्राफ्ट में देखिए क्या है कि इसमें 3 मॉडल प्रपोज किए गए। पहला प्लास्टिक क्रेडिट मॉडल। दोस्तों इसमें जो कंपनी है, जो प्रोड्यूसर है, उसको अपने द्वारा जनरेट किया गया वेस्ट उसको डिस्पोजल नहीं करना है, बट उसको उतना ही इक्विवेलेंट अमाउंट भले कहीं और वो उसको इको फ्रेंडली डिस्पोजल करना होगा। सेकंड इसमें कंसेप्ट है प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन। मीन दोस्तों कुछ ऑर्गेनाइजेशन होंगी जिनका काम होगा वेस्ट के डिस्पोजल का। थर्ड जो इसमें मैकेनिज्म है वो क्या है? फी बेस्ड मैकेनिज्म। दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट एक फंड स्टेब्लिश करेगी और जो गुड्स जो ये प्रोड्यूसर्स होंगे, मैन्युफैक्चरर्स होंगे, इनको उस फंड में फीस जमा करानी होगी। दोस्तों साथ ही साथ इसमें पेनल्टीज का भी प्रावधान किया गया है इस ड्राफ्ट में। इसके अलावा इसमें ग्रेडेड अप्रोच को शामिल किया गया है, जैसे कि शुरू में 30% टारगेट होगा पहले साल में, फिर उसके बाद अगले जो 5 साल होंगे उसमें इसको 90% तक बढ़ाया जाएगा। दोस्तों इसमें IEC टूल्स का यूज किया जाएगा, साथ ही साथ एक सिंगल नेशनल रजिस्ट्री होगी ताकि आप अच्छे से मॉनिटरिंग कर सकें, जो भी इसकी मैकेनिज्म हो वो ट्रांसपेरेंट हो। इसके लिए एक सिंगल नेशनल रजिस्ट्री बनाने की बात की गई है। और दोस्तों ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? हमारे CPCB की, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि CPCB किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है और इसका रोल क्या है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अगला जो न्यूज आइटम था वो था पंटियस सेंकटस। दोस्तों ये क्या है? दोस्तों एक नई एक स्मॉल फ्रेश वाटर फिश मिली है और कहां मिली थी दोस्तों? ये मिली थी तमिलनाडु में। दोस्तों देखिए ये इसका फिगर यहाँ पर है, सिल्वर कलर की है। तो दोस्तों ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये क्या है और उसमें आपको 4-5 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, है ना। दोस्तों ये एक बहुत ही स्मॉल फिश है और इसकी जो लेंथ है वो 7 सेंटीमीटर, काफी छोटी ये फिश है। इसको फूड एंड एक्वेरियम दोनों पर्पज से यूज किया जा सकता है। इसके लोकल नेम क्या है? पारल। वो कहां पे? केरला में। एंड कैंडे ये कहां पे बोला जाएगा? तमिलनाडु में। तो दोस्तों ये न्यूज आइटम काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे सी बेड 2030 प्रोजेक्ट्स की। दोस्तों देखिए ये इमेज से आपको काफी अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ये बेसिकली ओशियन का फ्लोर है। तो ये सी बेड उसी से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट है। इसको कौन कर रहा है? निप्पन फाउंडेशन ऑफ जापान एंड GEBCO, जनरल बाथीमेट्रिक चार्ट ऑफ द ओशियन। दोस्तों इसका एम क्या है? इसका एम ये है दोस्तों कि बाय 2030 जो हमारा वर्ल्ड का ओशियन फ्लोर है उसका एक डेफिनेटिव मैप बना सके और इसके लिए जितना भी बाथीमेट्रिक डाटा होगा उसको रिकलेक्ट किया जाए, है ना, और उसको सबके लिए अवेलेबल किया जाए। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि बाथीमेट्रिक क्या होता है। दोस्तों बेसिकली जो ओशियन फ्लोर की डेप्थ एंड उसकी शेप को मेजरमेंट करना, ये बाथीमेट्रिक कहलाता है। दोस्तों ये कब लॉन्च किया गया था?
यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस 2017 में इसको लॉन्च किया गया था। और ये जो हमारा SDG 14 है, टू कंजर्व एंड सस्टेनेबली यूज द ओशियंस, सीज एंड मरीन रिसोर्सेज, उसके साथ मेल खाता है। फ्रेंड्स, अब आप सोच रहे होंगे कि ये GEBCO क्या है। दोस्तों, एक इंटरनेशनल ग्रुप है, किनका? जियो साइंटिस्ट, हाइड्रोग्राफर्स का। और इनका काम क्या है कि आप जो बाथीमेट्रिक डाटा है उसको आप डेवलप कीजिए, है ना दोस्तों। और ये किसके अंडर ऑपरेट करता है? जॉइंट ऑस्पिशीज ऑफ इंटर गवर्नमेंटल ओशियनोग्राफिक कमीशन, IOC, एंड द इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन, IHO, इसके अंडर ये ग्रुप काम करता है। और दोस्तों, इट इज द ओनली इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विद अ मैंडेट टू मैप द एंटायर ओशन फ्लोर। जी हाँ दोस्तों, ये एकमात्र इंटर गवर्नमेंटल संस्था है जिसका काम है एंटायर ओशन फ्लोर को मैप करना। आई होप दोस्तों आपको ये सब चीजें समझ में आ रही होंगी। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे लिचन पार्क, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप जानते हैं एनवायरनमेंट में काफी वेटेज होता है प्रीलिम्स में, क्योंकि फॉरेस्ट का एग्जाम भी साथ में ही होता है। तो दोस्तों, लिचन पार्क भारत में पहला बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया है? मुंशियारी, उत्तराखंड में। और किसने डेवलप किया है? ये उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने। इसका पार्क का उद्देश्य क्या है? कंजर्व करना, प्रोटेक्ट करना एंड कल्टीवेट लिचन्स, है ना, और टू क्रिएट अवेयरनेस, ये इसकी ऑब्जेक्टिव है। दोस्तों, अगर हम बात करें तो पूरे संसार में लगभग 20,000 स्पीसीज है लीचन की, और भारत में कितनी है? 2714। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो कम से कम 600 स्पीसीज आपको वहां पर देखने को मिलेंगी। दोस्तों, लीचन होता क्या है? दोस्तों, ये कंपोजिट ऑर्गेनिज्म है। ये एक तरह का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, किसके बीच में? एल्गी के बीच में एंड फंगी के बीच में। दोस्तों, आप एनवायरमेंट में पढ़ेंगे कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है। और दोस्तों, ये जो लिचन्स होते हैं ये किसी भी सरफेस पे डेवलप हो सकते हैं, ग्रो हो सकते हैं। और जबकि जो एल्गी होते हैं वो आपको एक्वेटिक या फिर जो मॉइस्ट एनवायरनमेंट होता है वहीं पे देखने को मिलते हैं। इनके लोकल नाम क्या है? झूला या फिर पत्थर के फूल। ये काफी स्लो ग्रोइंग होते हैं और सदियों से ये मतलब रह सकते हैं। दोस्तों, इसका हिंदी में क्या नाम है? हिंदी में हम बोलते हैं इसको काई, जो ग्रीन कलर की हमको देखने को मिलती है। दोस्तों, इसका यूजेस कहाँ होगा? परफ्यूम बनाने में, सनस्क्रीन बनाने में, बहुत सारी डिशेज होती है जिसका एक की इंग्रेडिएंट होता है, ठीक है। ये मिनरल्स को अलग करने के काम आता है। इसके अलावा दोस्तों, ये एक तरह का बायो इंडिकेटर भी होता है, क्योंकि ये नाइट्रोजन, सल्फर जो कि पोल्यूटेंट्स होते हैं उनके उनके अगेंस्ट काफी टॉलरेंट होता है, इसलिए इसको बायो इंडिकेटर के नाम से भी जाना जाता है। और एक तरह का बायो इंडिकेटर है जिसके रूप में इसका काम होता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स की। फ्रेंड्स, ये अभी रिसेंटली आया था और इसमें इंडिया की रैंक कितनी है? 168। लास्ट ईयर कितनी थी? 2018 में 177। दोस्तों, 180 कंट्रीज को देखा जाता है। दोस्तों, ये हर 2 साल में एक बार होता है, ये बाई एनुअल होता है। और दोस्तों, 180 कंट्रीज है, 32 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है एंड 11 कैटेगरीज है। कौन डेवलप करता है दोस्तों? इसमें आपको पता होना चाहिए, कोलंबिया यूनिवर्सिटी एंड येले यूनिवर्सिटी, इन दोनों के द्वारा इसको किया जाता है। साथ ही साथ यूरोपियन कमीशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये सब इसमें शामिल होते हैं। दोस्तों, इस रैंकिंग का मतलब क्या होता है कि कौन सी ऐसी कंट्री है जो कि एनवायरमेंटल चैलेंज को अच्छे से एड्रेस कर रही है। अगर आपकी रैंकिंग अच्छी है, इसका मतलब आप अच्छे से एड्रेस कर रहे हो। दोस्तों, अब हम बात करेंगे नगर वन स्कीम की, जो कि काफी न्यूज में है। दोस्तों, बेसिक ये जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है उसने लॉन्च की थी कब? 5 जून को, जो कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि भारत में 200 नगर वन यानी कि अर्बन फॉरेस्ट को डेवलप करना, और कहां पे? ऐसी सिटीज में जिनमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है या फिर म्युनिसिपैलिटीज हैं, और इसमें लोकल कम्युनिटीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, लोकल बॉडीज, एनजीओ, इन सबको शामिल किया जाएगा। 5 सालों में 200 अर्बन फॉरेस्ट बनाने हैं। दोस्तों, इसमें देखिए अंडर दिस स्कीम क्या क्या टारगेट्स दिए हुए हैं कि एक सिटी में मिनिमम 20 हेक्टेयर्स का फॉरेस्ट क्रिएट किया जाएगा। अब ये फॉरेस्ट किस जमीन पे बनेगा? जो एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट लैंड है उस पे, या फिर कोई भी वैकेंट लैंड जो कि अर्बन लोकल बॉडी ऑफर करेगी। इसके अलावा दोस्तों, जो वन उद्यान बनेंगे उसको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मेंटेन किया जाएगा, और इसमें जो पैसा मिलेगा उससे ही मेंटेनेंस की जाएगी।
दोस्तों इसके अलावा इसमें जो सिटी की अथॉरिटी होंगी उनको इंकरेज किया जाएगा कि आप कम से कम 100 हेक्टेयर का फॉरेस्ट एरिया डेवलप कीजिए। दोस्तों ये जो स्कीम है ये कैंपा का पार्ट है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये कैंपा एक्ट कौन सा है। दोस्तों इस स्कीम को स्कूल नर्सरी योजना से भी लिंक किया गया है ताकि स्टूडेंट्स एंड नेचर के बीच में लॉन्ग लास्टिंग बॉन्ड बन जाए। दोस्तों इसमें जो रोल मॉडल है वो क्या है, वारजे अर्बन फॉरेस्ट। ये कहां पे मिलेगा आपको, पुणे में मिलेगा। दोस्तों पुणे में एक जगह है वारजे, उसका जो अर्बन फॉरेस्ट है उसको रोल मॉडल माना गया है। फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे सुखना लेक। ये चंडीगढ़ की काफी अच्छी लेक है, काफी लोग यहाँ पे बोटिंग करने आते हैं। तो दोस्तों ये क्यों न्यूज में थी, क्योंकि इसको वेटलैंड डिक्लेयर किया है। दोस्तों आप मुझे बताइए कि चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा में कितने कितने वेटलैंड है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। तो दोस्तों ये एक मैन मेड लेक है, ठीक है। चंडीगढ़ की कब बनाई गई थी, 1958 में। ये जो शिवालिक हिल्स है उसके फुट हिल्स में इसको लोकेट किया गया है। और दोस्तों इसको पहले एक लिविंग एंटिटी, एक लीगल पर्सन का दर्जा दिया गया था। दोस्तों फिर से आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि लिविंग एंटिटी क्या होती है ना दोस्तों। अब दोस्तों वेटलैंड घोषित करने से क्या होगा कि यहाँ पे कमर्शियल माइनिंग, इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल कमर्शियल लाइव स्टॉक, ये सब आप वहां पे स्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं, है ना दोस्तों। और ये किसके रूल्स के अधीन किया गया है, यह है वेटलैंड रूल्स 2017, जो कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर नोटिफाई किए गए थे। और इन रूल्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोटेक्ट वेटलैंड्स अक्रॉस द कंट्री, है ना दोस्तों। दोस्तों ये वेटलैंड्स जो होते हैं ये कैन बी नोटिफाइड बाय सेंटर, स्टेट एंड यूटी, कोई भी इसको नोटिफाई कर सकता है। दोस्तों ये प्यारी सी कार है, ये काफी न्यूज में थी। दोस्तों ये बजाज की क्यूट कार है, ठीक है। इसको बोला जाता है क्वाड्री साइकिल्स। क्यों दोस्तों, बेसिकली इनकी साइज जो है ना वो 3 व्हीलर्स की होती है, बट इनमें 4 टायर होते हैं और ये कार की तरह फुल्ली कवर्ड होती है। और दोस्तों इसका इंजन भी 3 व्हीलर्स के टाइप का ही होता है। ये चीप होगा, सेफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है। दोस्तों इसके कमर्शियल एंड प्राइवेट यूज के लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अप्रूवल दे दिया है, बट मेन जो न्यूज थी वो ये थी दोस्तों कि अब इसमें भी BS6 के लिए अप्रूवल मिल गया है। तो दोस्तों BS6 एंड BS4 ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों BS मतलब क्या होता है, भारत स्टेज। ये एमिशन नॉर्म्स है। ये जो इंजन से जो पोल्यूटेंट निकलते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए भारत स्टेज एमिशन नॉर्म्स बनाए गए थे दोस्तों। और दोस्तों अभी अप्रैल 1, 2020 से ये BS6 भारत में लागू हो गए हैं। BS5 हमारे यहाँ आया ही नहीं है। BS4 से हम डायरेक्ट BS6 पे चले गए हैं। दोस्तों ये BS जो नॉर्म्स थे ये पेट्रोल में 1991 में आए थे एंड डीजल में 1992 में आए थे। दोस्तों डिफरेंस क्या होता है BS4 एंड BS6। दोस्तों BS6 मतलब मोर इको फ्रेंडली, है ना, मतलब इसमें पोल्यूशन काफी कम होगा BS4 के मुकाबले। तो दोस्तों BS6 में देखिए कुछ कुछ नई चीजें हैं। सबसे पहला डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर एंड सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन, ये पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है भारत में, ये BS4 में नहीं था। इसके अलावा रियल ड्राइविंग एमिशन RDE, इसको भी फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया। दोस्तों इसमें क्या होगा कि व्हीकल का एमिशन रियल टाइम कंडीशन में क्या हो रहा है उसको मेजर किया जाएगा दोस्तों, क्योंकि अभी तक केवल लेबोरेटरी में ही मेजर किया जाता था, बट RDE के माध्यम से रियल टाइम के बेसिस पे इसको मेजर किया जाएगा। दोस्तों अगला जो इसमें नई चीज है वो क्या है, ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक, इसको भी मैंडेटरी बनाया गया। इसके अलावा दोस्तों सल्फर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये दोस्तों यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है क्योंकि यही पोल्यूटेंट्स होते हैं। तो दोस्तों जो BS6 फ्यूल था उसमें सल्फर 5 टाइम्स कम पैदा होगा, मतलब 10 ppm। जो BS4 में कितना था, 50 ppm, मतलब दोस्तों 5 टाइम्स कम यहाँ पे हुआ है। अगर हम नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात करें दोस्तों तो BS6 में डीजल में 70% की कमी होगी एंड पेट्रोल में 25% की कमी होगी। तो दोस्तों काफी ज्यादा ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली है और ये सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। अब फ्रेंड्स अगला जो टॉपिक है वो क्या है, फुसाइडियम विल्ट TR4। दोस्तों देखिए नाम काफी अजीब सा है, पर दोस्तों प्रीलिम्स में हो सकता है आपसे ये पूछा जाए कि ये चीज क्या है। तो दोस्तों ये बेसिकली एक नोवेल फंगस स्ट्रेन है जिसने अक्रॉस द ग्लोब जो प्लांटेशन था उसको खराब किया। और दोस्तों मेनली इसने बनाना पे, जो केले के प्लांटेशन होते हैं उस पे अटैक किया था। इस स्ट्रेन को सबसे पहले ताइवान में आइडेंटिफाई किया, उसके बाद ये एशिया, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका तक जा पहुंचा। दोस्तों जो हमारा FAO है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसने क्या बोला है, द मोस्ट
डिस्ट्रक्टिव ऑफ ऑल प्लांट डिजीजेज। दोस्तों क्योंकि बनाना पे ज्यादा अटैक किया है तो बनाना के बारे में थोड़ा बहुत हम पता करते हैं कि इक्वेडोर क्या है, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है बनाना का, जबकि प्रोड्यूसर कौन सा है, वो हमारा देश भारत। तो दोस्तों हमारे यहाँ मेनली डोमेस्टिक यूज काफी ज्यादा हो जाता है, इसलिए जो हम लार्जेस्ट एक्सपोर्टर नहीं है। दोस्तों देखिए इस पिक्चर में काफी क्लियर हो रहा है कि जो बनाना की फसल है उसको काफी नुकसान पहुंचाया है इस फंगस स्ट्रेन ने। दोस्तों अगला है आई कॉमेट कैंपेन। दोस्तों ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था और मेन एजेंसी कौन सी थी, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि हम एनर्जी एफिशिएंसी को प्रमोट करें, रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करें, सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करें, ठीक है दोस्तों। और इसमें गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट, एनजीओ, थिंक टैंक, इन सभी को शामिल किया गया था। तो दोस्तों आई कॉमेट कैंपेन किसके लिए था, एनर्जी एफिशिएंसी के लिए। और इसमें कौन सी एजेंसी शामिल है, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। अब दोस्तों हम बात करेंगे एशियाटिक लॉयंस की। दोस्तों ये क्यों न्यूज में थे, क्योंकि जून 5 को सेंसस ऑफ एशियाज एक्सक्लूसिव जो सेंसस हुआ था उसमें ये बताया गया कि इनकी पॉपुलेशन पिछले 5 सालों में 29% बढ़ी है। दोस्तों ये जो एशियाटिक लॉयंस है ये भारत में ही पाए जाते हैं। और कहाँ पे पाए जाएंगे, गिर नेशनल पार्क जो कि गुजरात में है। ये एकमात्र ऐसी जगह है जहां पे आपको एशियाटिक लॉयन देखने को मिलेंगे। दोस्तों इनको इंडियन लॉयन भी बोलते हैं, इनको पर्शियन लॉयन भी बोला जाता है। और दोस्तों ये जो 5 पैंथराइन कैट्स है उसमें से एक है, बाकी 4 कौन सी हैं, बंगाल टाइगर, इंडियन लेपर्ड, स्नो लेपर्ड एंड क्लाउडेड लेपर्ड। अब दोस्तों इनका कंजर्वेशन स्टेटस क्या है, ये जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था 1972 का उसके शेड्यूल 1 में है और IUCN की रेड लिस्ट में ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में शामिल किए गए हैं। अब दोस्तों अगला जो न्यूज आइटम है वो क्या है कि अब आप NDRF नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड में डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। दोस्तों इंडिविजुअल्स और जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इसमें डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। अब दोस्तों ये जो NDRF है, ये जो फंड है ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंडर बनाया गया था। सेक्शन 46 इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका काम क्या है दोस्तों, इसमें जो फंड्स होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट यूज करती है इमरजेंसी पर्पस के लिए। मान लो कोई डिजास्टर आती है तो उसमें इमरजेंसी रिस्पॉन्स, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन के लिए। दोस्तों ये एक पब्लिक अकाउंट है। दोस्तों आप पॉलिटी में पढ़ेंगे कि पब्लिक अकाउंट क्या होता है और इसका ऑडिट कौन करेगा, CAG इसका ऑडिट करता है। अब दोस्तों इस NDRF में फाइनेंस के सोर्स क्या है, या तो आप सेस लगाइए, आप बजटरी प्रोविजंस कीजिए, या फिर NCCD नेशनल कैलामिटी कंटिजेंट ड्यूटी जो किस पे लगाई जाती है, टोबैको प्रोडक्ट्स एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे लगाई जाती है। इन सबका पैसा इस फंड में जाता है। अब दोस्तों अगला जो न्यूज आइटम है वो पेंगोलिन। देखिए दोस्तों ये पेंगोलिन है, ये सिमट के से गोला बन जाती है। दोस्तों ये क्यों न्यूज में थी दोस्तों, क्योंकि कोविड के टाइम पे ऐसा माना जा रहा था कि एनिमल टू ह्यूमन जो ट्रांसमिशन हुआ है कोविड का, वो पेंगोलिन का उसमें काफी रोल था। दोस्तों ये चाइना में, और दोस्तों चाइना ने पेंगोलिन स्केल्स को अप्रूव्ड इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम ट्रेडिशनल मेडिसिन उससे हटा दिया है, इसलिए ये आइटम न्यूज में था। दोस्तों ये मोस्ट ट्रैफिक्ड स्पीसीज है इन द वर्ल्ड, इसकी काफी इसकी तस्करी होती है, ठीक है। और दोस्तों इसकी जो स्केल्स होती है, जो इसकी त्वचा होती है, काफी हार्ड होती है और ये जब अपने आप को डिफेंड करती है तो बॉल की शेप में बदल जाती है। दोस्तों जैसा कि मैंने यहाँ बताया, ये देखिए एक तरह की बॉल बन जाती है और ये काफी इसकी जो त्वचा होती है वो हार्ड होती है। दोस्तों आज की डेट में पेंगोलिन की 8 स्पीसीज हैं, इसमें 4 तो एशियन है और 4 अफ्रीकन है। और इन चारों का जो जो स्टेटस है वो अलग अलग है, ठीक है। वल्नरेबल, इंडेंजर्ड एंड कुछ क्रिटिकली इंडेंजर्ड भी है। और दोस्तों वही जो मैंने आपको पहले बताया था कि दे मे हैव बीन द इंटरमीडिएट होस्ट दैट ट्रांसमिटेड द कोविड-19 वायरस टू ह्यूमंस। तो दोस्तों आई होप कि आपको अभी तक चीजें समझ में आ रही होंगी। एंड फ्रेंड्स हमारा अगला जो टॉपिक है वो क्या है, शिजोथोरेक्स सिकुशिरुमेंसिस, ये इसका नाम है, काफी टिपिकल नाम है दोस्तों। ये पूछा जा सकता है कि ये क्या है। तो दोस्तों ये एक नई फिश स्पीसीज मिली है। कहाँ पे मिली है, अरुणाचल प्रदेश में। और दोस्तों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसका जो नाम है ये वहां की नदियों के नाम पे रखा गया है जहां पे इसको मिला है। तो दोस्तों ये कहाँ पे मिली है, ये रिवर सिकू एंड सीरम रिवर के जंक्शन पे इसको मिला है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, शिजोथोरेक्स सिकुशिरुमेंसिस। ये कहाँ मिली है,
अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके प्रीलिम्स के लिए। तो दोस्तों ये हमारा सेक्शन था एनवायरनमेंट के ऊपर। आई होप आपको ये लेक्चर या वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। कर सकते हैं दोस्तों, हमने अपना एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, वो आपको लिंक में उसका डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा और मैं ये पूरी पीपीटी वहां पे आपको अवेलेबल करवा दूंगा। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय।